नमस्कार दोस्तों। आज हम अब इस चैप्टर के चौथे पार्ट को लेकर उपस्थित हैं और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम 6 चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि मैं इस चैप्टर की बात करूं, कुछ चीज़ें हमें रिकॉल कर लेनी चाहिए। जैसे जहां से हमने समाप्त किया था वो था दौलताबाद का एक मार्केट जहां पर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है, जहां पर दुकानें हैं, दुकानों के पीछे दुकानदार जो मालिक हैं उनके घर हैं, दुकान पूरी तरह से डेकोरेटेड है। शॉप जो है वहाँ पर मिडिल में क्या होता है, एक लेडी बैठती है जो गाना गाती रहती है और उसको देख करके लोग आगे जाते हैं। उसकी जो सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, उसे झूला झुलाती रहती हैं बाजार के मध्य में। इन सब चीज़ों से हमने बात को समाप्त किया था। अब आगे जो हम लेकर के आपको चल रहे हैं वो भी एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है, अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रेड रूट एंड अदर थिंग्स। इससे पहले एक रिव्यू हो जाए, और ये रिव्यू किस बात को लेकर के है इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इस रिव्यू में आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से जो है उस समय के जो राजे महाराजे हुए वो किस तरह से डील करते थे और वो किस किन समस्याओं का सामना करते थे। जो 3 ट्रेवलर्स आए, अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर, इनके बारे में इस टेबल में एक साथ बात कर ली जाए। नेम ऑफ द ट्रेवलर, सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं राइट साइड की तरफ चलेंगे ब्लैक बॉक्स में, अल बरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है शीट डालते समय। दूसरी हेडिंग है डेट ऑफ ट्रेवलिंग, कि वो हिंदुस्तान कब आए। तो अल बरूनी आया 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता आया 14th सेंचुरी में और फ्रैंकोइस बर्नियर आया 17th सेंचुरी में। ये हम आपको बता चुके हैं लेकिन आपको एक जगह पर दे दिया है हमने। फिर द कंट्री विच दे कम फ्रॉम, तो अल बरूनी आया उज्बेकिस्तान से, जहां से बाबर भी आया था, आपको याद होगा, हमने आपको बताया था। और इसके बाद आप चलेंगे तो इब्न बतूता की तरफ, तो ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से आया था और वहां पे जो जगह है मोरक्को, वहां से आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर, इसके नाम में फ्रैंकोइस है तो उसे फ्रेंच याद कर सकते हैं, फ्रांस से आया था। द बुक दे रोट, तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसे बोलते हैं, अल बरूनी की बुक है किताबुल हिंद। क्या किताब का नाम है? किताबुल हिंद। ये वाली जो इब्न बतूता की बुक है उसका नाम है रेहला। जो बुक फ्रैंकोइस बर्नियर ने लिखी उसका नाम है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अब अगर हम लैंग्वेज ऑफ द बुक की बात कर लें तो 2 किताबें अरबी में हैं। कौन कौन सी? रेहला और क्या बोलते हैं, किताबुल हिंद। और जो उसकी किताब है वो इंग्लिश में है। बहुत सारे वॉल्यूम्स छपे। रेन ऑफ किंग्स ड्यूरिंग विजिट, तो जब अल बरूनी आया तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के टाइम पर आया। इब्न बतूता जो आया मोहम्मद तुगलक के टाइम पर आया। और फ्रैंकोइस बर्नियर आया तो ऑन दैट टाइम द मुगल एम्परर वाज शाहजहां एंड औरंगजेब। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां ही बिकेम द डॉक्टर एंड चीफ एडवाइजर ऑफ दारा शिकोह, हिज एल्डर सन। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब वो एक दानिशमंद खान के साथ में था। सब्जेक्ट मैटर ऑन विच दे रोट दैट वी आर स्टडिंग जस्ट नाउ। अल बरूनी की बात करें तो इसने सोशल एंड रिलीजियस कंसोलिडेशन के बारे में लिखा है, फिलॉसफी के बारे में लिखा है, इंडिया की संस्कृत की वैल्यू के बारे में लिखा है। इब्न बतूता की बात करें तो इसने पान के बारे में, कोकोनट के बारे में एंड सोशल सिटीज़ के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में इसने डिटेल किया है। इसके बाद आती है, अगर हम सती प्रथा की बात करें तो ये फ्रैंकोइस बर्नियर ने हमें बताया। ओवरशिप ऑफ लैंड, लैंड के बारे में इसने बात की। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो इन्होंने सती प्रथा के बारे में, ओवरऑल लैंड के बारे में बात की। अब हम शीट में आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है इसकी हम बात करेंगे। इस यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इन्स एंड गेस्ट हाउसेस। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट जो थी, राज्य जो था, वो अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस करता था, उपाय करता था। और हर जो व्यापारिक मार्ग था वहां पर खूब सारी इन्स थी और गेस्ट हाउसेस थे, मतलब व्यापारियों को रहने की कोई दिक्कत नहीं थी। अमेजिंग पोस्टल सिस्टम वॉज देयर विच अलाउड मर्चेंट टू नॉट ओनली इंफॉर्मेशन। अमेजिंग पोस्टल सिस्टम, इस बात को जरा आराम से समझना है। अमेजिंग पोस्टल सिस्टम, अभी अगली सीट में हम बात करेंगे इसके बारे में। ये इंफॉर्मेशन भी देता था, अलाउज मर्चेंट्स एंड रिमिट क्रेडिट अक्रॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, बट
ऑल्सो डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। इतने फास्ट था ये पोस्टल सिस्टम कि ट्रेडर्स को बिजनेस करने में बहुत आसानी होती थी। लंबी दूरी तक सूचना भेजनी हो, मैसेज कन्वे करना हो और एक शॉर्ट नोटिस पे माल भेजना हो, इन सब पे ये सिस्टम सेट था। इट वॉज वेरी इफिशियंट सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अगर आपको नॉर्मल जर्नी करनी हो दिल्ली से सिंध तक की, कहाँ से कहाँ तक की, दिल्ली से सिंध तक की, तो आपको लगभग 50 दिन लगते हैं, ठीक है। बट न्यूज ऑफ स्पाइस टू सुल्तान इन 5 डेज। लेकिन गुप्तचरों की खबरें सुल्तान को 5 दिन में मिलती थी। आप स्पीड समझिए, एक नॉर्मल जर्नी में आदमी जा रहा है उसको 50 डेज लग रहे हैं, और अगर सुल्तान को इंफॉर्मेशन देनी है तो कितना टाइम लग रहा है, केवल 5 दिन। ऑन हॉर्स एंड ऑन फुट, यहां पर आप देख रहे हैं, पहले हमने बात की है उलुक हॉर्स पोस्ट और दावा फुट पोस्ट, यानी 2 तरीके के पोस्टल सिस्टम में जगह हैं। और ये अब हम सोर्स 10 को स्टडी करने जा रहे हैं। सोर्स 10 के अनुसार जो पोस्टल सिस्टम रॉयल हॉर्सेस के थ्रू रन होता है उसे हम उलुक कहते हैं, और हर 4 मील पे इसके स्टेशन बनाए जाते हैं। यानी एक घुड़सवार एक पॉइंट से चलेगा तो दूसरे पॉइंट पर 4 मील में वो पहुंचेगा। और जो दावा पोस्ट है वो फुट पोस्ट है। इसमें 3 स्टेशंस पर माइल है। इसमें लोग दौड़ के जाते हैं और उनके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। दौड़ करके जाते हैं और इनमें पर माइल 3 स्टेशन, यानी वहां पर 4 मील पे 1 पॉइंट है, यहां पर 1 मील में 3 पॉइंट है, ठीक है। घोड़े की डाक व्यवस्था को हमने क्या कहा, हमने उलुक कहा। हर 4 मील पर जो रॉयल हॉर्सेस हैं उनके द्वारा सेटल है, और जो फुट सिस्टम है वो पर माइल 3 पॉइंट्स हैं, और इसे कहते हैं दावा। जैसे आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, देयर वाज ए मूवमेंट बाय अब्बासिद दावा, और ये 1/3 है पर माइल का। हर 3 मील पर एक घनी आबादी वाला गांव होगा जिसके बाहर 3 मंडप बने होंगे, ठीक है। मंडप का मतलब होता है एक बैठने की उठने की जगह, एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए, टी पॉइंट समझ लीजिए आज के हिसाब से, जिसमें लोग एकदम रेडी रहते हैं। जो लोग हैं उनके दोनों हाथों में 2 हाथ लंबी एक रॉड है, आयरन रॉड है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां बनी हैं, ठीक है। तांबे की घंटियां बजी हैं। जब मैसेंजर सिटी से ट्रेवल शुरू करता है तो उसके एक हाथ में लेटर और दूसरे हाथ में वही डंडा होता है जिसमें घंटियां बंधी होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो रन करेगा, अपनी पूरी कैपेसिटी से भागेगा, रन करेगा, तो उसका डंडा और उसका बैग दोनों उसके हाथ में होंगे। एक हाथ में लेटर्स होंगे, एक हाथ में डंडा होगा, और डंडे में क्या बना है, कॉपर की बेल्स बनी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो मूव करेगा तो वो बजेंगी, और जब बजेंगी तो पहुंचने पर से पहले वहां के लोगों को पता चलता था कि देयर इज सम पर्सन हु इज रनिंग टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ आ रहा है और चलेगा। और जब मंडप में बैठे हुए जो लोग हैं वो इन बेल्स की आवाज सुनते हैं तो वो रेडी हो जाते हैं। जैसे ही मैसेंजर उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे लेटर ले लेता है और वो भागने लग जाता है, जब तक कि वो अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। दावा मीन्स दैट पॉइंट, दैट मंडप, दैट विलेज, ठीक है। और जब तक लेटर अपने लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। चलिए इसको थोड़ा और आसान कर देता हूं आपके लिए। आपने अपने स्कूल में बेटा रिले रेस देखी होगी, जैसे 400 मीटर रिले रेस। तो उसमें रिले रेस में 4 पॉइंट पर 4 लड़के या लड़कियां खड़ी कर दी जाती हैं, और पहला रेस शुरू करता है। तो 100 मीटर जाने पर वो उसके हाथ में जो छोटा सा डंडा होता है वो क्या करता है, वो अपने दूसरे वाले को पास कर देता है। और जैसे ही दूसरे वाले को पास करता है, दूसरा वाला एकदम रेडी पोजीशन में होता है, वो तुरंत उस हैंडल को होल्ड करता है और फिर भागने लग जाता है। वो अगले वाले को पास कर देता है, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि रेस पूरी नहीं हो जाती। इस तरीके से ये लेटर जो नॉर्मल आदमी 5 दिन में पहुंचता है, और लेटर नॉर्मल आदमी 50 डेज में पहुंचता है दिल्ली से सिंध तक, और ये मैसेज 5 डेज में पहुंचता है, क्योंकि इस मैसेज की स्पीड बहुत तेज होती है। यानी कि अगर देखा जाए तो घुड़सवारों से तेज फुट पोस्ट रन कर रही है। दैट इज द अमेजिंग थिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक, व्हाट वाज नोटिस्ड बाय इब्न बतूता, एंड ही रोट अबाउट इट इन हिज बुक रहला, ठीक है। और ये जो पोस्ट होती है, इसका ज्यादातर जो यूज होता है खुरासान के फ्रूट्स के ट्रैफिकिंग के लिए होता है, जिन्हें भारत में लोग बहुत पसंद करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम अब्दुल रज़्ज़ाक की बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक कहता है, इट इज ए वेरी स्ट्रेंज नेशन, ये बहुत स्ट्रेंज नेशन है ना।
अब्दुल रज़ाक इस बात को कहां पर कह रहा है? अब्दुल रज़ाक इस बात को पेज नंबर 129 पर जब लिखता है स्ट्रेंज नेशन, एक ब्लू बॉक्स में, सोर्स 10 के राइट साइड में है, आप देख सकते हैं। कहता है बहुत ही स्ट्रेंज नेशन है। तो वो 1440s में एक ट्रेवलॉग लिखता है, अपने जो यात्रा वृत्तांत है उनको लिखता है और बताता है कि केरल में एक जगह है कालीकट, बेटा उसको आज बोलते हैं कोझिकोड, और वो वहां पर क्या देखता है, उसने जो देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना। यहां ऐसे लोग हैं जिनकी कल्पना भी मैंने कभी नहीं की। ही इज सेइंग दैट बिकॉज ही हैड नेवर सॉ such kind of people, that's why he is saying about them स्ट्रेंज नेशन, है ना। उसके बहुत दिनों के बाद ये फिर हिंदुस्तान की यात्रा पर आता है और ये वहां से वेस्टर्न घाट जाता है। वेस्टर्न घाट जाता है जो मैंगलोर से 9 माइल्स है। वहां पर एक वर्शिप प्लेस ये देखता है, अ टेम्पल, जिसको वो देख करके एकदम वंडरस हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। स्क्वायर शेप है ये, कैसा है, 9 माइल्स और 3 लीग कह लीजिए फ्रॉम मैंगलोर देयर वाज एन आइडल हाउस। आइडल हाउस का मतलब चूंकि वो मुस्लिम है और मुस्लिम मस्जिद में जाके पूजा करते हैं तो उनके लिए वो मूर्ति पूजा की जगह मानते हैं और मूर्तियों को वो मानते नहीं। ये अलग बात है कि मोहम्मद साहब के पिताजी भी मूर्तियों की पूजा करते थे, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। आइडल हाउस है, स्क्वायर शेप है, 10 यार्ड से साइड, और जो स्क्वायर की एक साइड है, जो वो स्क्वायर बना हुआ है उसकी एक साइड है 10 यार्ड, यानी 10 यार्ड 10 यार्ड 10 यार्ड 10 यार्ड इस तरह से, और उसकी जो ऊंचाई है वो 5 यार्ड्स है। यार्ड्स को हिंदी में गज कहते हैं बेटा, है ना। और इसमें 4 मंडप हैं, देयर आर 4 मंडपास, 4 मंडप हैं। और उसके बाद ये पूरा जो मंदिर है ये टोटल ब्रॉन्ज से कवर्ड है, कास्ट ब्रॉन्ज से कवर्ड है। इसमें 4 पोर्टिकोज हैं, है ना, पोर्टिकोज या मंडप जिन्हें आप कहते हो। और यहां पर एक ह्यूमन साइज की कंप्लीटली मेड ऑफ गोल्ड एक मूर्ति लगी हुई है। अब्दुल रज़ाक के इन्हीं तरह के वृत्तांतों ने तो भारत पर आक्रमण करने के लिए विदेशियों को इंस्पायर किया। कितना पैसे वाला देश है भारत, कितना पैसा है इनके पास कि मंदिर में सोने की मूर्ति ये बना रहे हैं, आदमकद, आदमी के साइज की। तो इनके घरों में कितना पैसा होगा, है ना। फिर जो वो मूर्ति बता रहा है जिस मूर्ति के बारे में, उसकी दोनों आंखों में काले रंग के रूबी लगे हुए हैं, माणिक बोलते हैं इसको हिंदी में। और ऐसा लगता है जैसे कि वो मूर्ति आपको देख रही हो, दैट आइडल इज सीइंग यू। इसके शिल्प और कारीगरी के तो क्या कहने, है ना, इसके शिल्प और कारीगरी के तो क्या कहने। अब ये आप समझिए, दीज आर द डिफरेंट ट्रेवलॉग्स विच अट्रैक्टेड द इन्वेडर्स, जिन्होंने इन्वाइट किया इन्वेडर्स को। आज भी अगर आपके घर से कोई लेडी बहुत सारी ज्वेलरी पहन करके शादी ब्याह में जाए तो चोरों की नजर लग जाएगी, इसका मतलब पैसा बहुत है इन पे। अगर जब ये 3-3.5 लाख की ज्वेलरी यहां पहने हुए तो घर में तो कितना माल छिपा रखा होगा, यू कैन इमेजिन। इंडिया वॉज लाइक दैट, नॉट लाइक टुडे कि इस चीज के लिए पैसा चाहिए, उस चीज के लिए पैसा चाहिए, सरकारें भीख मांग रही हैं, ऐसा नहीं था। इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्पेरस कंट्री, इट इज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड। यहां पर वो लोग हमको सिविलाइज करने नहीं आए, लूटने आए हमको, और लूटा उन्होंने हमको, जितना लूट सकते थे उससे कहीं ज्यादा लूटा। इंडिया इज ए गोल्डन माइन फॉर देम। अब हम अगली हेडिंग की तरफ आते हैं, बर्नियर एंड द डीजनरेट ईस्ट। बर्नियर और अपविकसित ईस्ट या पूर्व। इब्न बतूता हर चीज का एक्सप्लेनेशन करने का निश्चय उसने कर लिया है और उसकी इस राइटिंग ने बहुत इंप्रेस किया है, बहुत क्यूरियस किया है लोगों को। और बर्नियर खुद एक बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। वो जो भी इंडिया में देख रहा है वो उसको कंपेयर कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है। ही कंपेयर्ड एंड कंट्रास्टेड व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप एंड जनरल एंड फ्रांस इन पर्टिकुलर। इस बात को समझना है। सामान्य रूप से उसने यूरोप की बात करी कि भारत में ऐसा है, यूरोप में ऐसा होता है, भारत में ऐसा है, यूरोप में ऐसा होता है। और स्पेशलाइज रूप से उसने फ्रांस से कंपेयर किया इंडिया को, है ना। बहुत चिंतित है वो कि इंडिया तो बहुत एडवांस है, फ्रांस में क्या है, ठीक है। और लगता है कि वो बहुत अवसरवादी है, फोकसिंग ऑन सिचुएशन विच ही कंसिडर्ड डिप्रेसिंग। इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है वो, है ना। उसको मालूम है कि इंडिया में वहां से चीजें बेहतर हैं, लेकिन चूंकि ये एक यूरोपियन मानसिकता का व्यक्ति है, ये एक कॉलोनाइज मानसिकता का व्यक्ति है, तो आप इसके आगे मैं जितने भी पॉइंट्स पढ़ूंगा आप देखिएगा वो इंडिया को डाउन करने की कोशिश करता है अपनी ट्रेवल में। लेकिन हम हिस्ट्री में किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं
और फिर हम निर्णय लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। उस क्यों को जानना जरूरी है। हिज आइडिया इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी मेकर्स, बर्नियर के आइडिया ने पॉलिसी मेकर्स को और वहां का जो इंटेलिजेंसिया ग्रुप था उसको प्रभावित करने का था। इंटेलिजेंसिया मतलब जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको प्रभावित करने का किया और यह सुनिश्चित किया कि ऐसे निर्णय ले सकें जिसे वो राइट मानते हो। हिज आइडिया इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी मेकर्स एंड इंटेलिजेंसिया टू इंश्योर दैट दे मेड व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी द राइट डिसीजन। हिज ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बेटा ये उसकी बुक का नाम है। हिज ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इज द बुक नेम ऑफ बर्नियर, इसकी बुक का नाम है। उसमें डिटेल ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में, वो क्रिटिकल इंसाइट है, रिफ्लेक्शन है। इंसाइट आप समझते हैं? बताता हूं मैं इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्दृष्टि। इंसाइट का मतलब यह होता है कि जब व्यक्ति के अंदर से कोई आवाज आती है, उसका अंतर्मन कहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको इंसाइट हो जाती है कि मुझे किस तरफ से चलना चाहिए। आगे कार वाला आ रहा है तो ये इस तरफ मुड़ेगा या उस तरफ मुड़ेगा, उसके एक्शन को देख करके आपकी इंसाइट हो जाती है कि वो राइट जाएगा, हमें लेफ्ट की तरफ मोड़ देना चाहिए। यानी अपने अंदर से जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्कआउट करता है, हमारा ब्रेन वर्कआउट करता है और एक अंदर से हमारे सोच पैदा होती है कि ऐसा होगा। ये जो ऐसा होगा की थिंकिंग है जिसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि और इंसाइट। तो उसने बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस किए थे और उसकी क्रिटिकल इंसाइट है, मतलब वो निगेटिव पॉजिटिव मिला के देख के चल रहा है। आलोचना करने का मतलब होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में उसके अच्छी बातों को भी स्टडी करें और उसकी गलत बातों को भी स्टडी करें, उसके बाद हम उसके बारे में कोई ओवरव्यू सेट करें या उसके बारे में अपनी सोच बनाएं, है ना। ही डिस्कस हिस्ट्री ऑफ मुगल्स विद यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल फ्रेमवर्क? कि हम मुगलों की स्टडी तो करें लेकिन मुगलों की स्टडी को हम केवल हिंदुस्तान तक सीमित ना रखें बल्कि वर्ल्ड फ्रेम में डालने की कोशिश करें कि वर्ल्ड की जितनी भी सिविलाइजेशंस हुई उनमें मुगल्स का रोल क्या है। ही कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद यूरोप एंड एस्टेब्लिश द सुपीरियोरिटी ऑफ द लेटर। लेटर माने बाद वाला, तो ऊपर मैंने दो चीजें अंडरलाइन करी हैं। तो अगर हम बाद वाला की बात करेंगे तो बाद वाला ये हुआ, पहले वाला ये हुआ। समझ में आ रहा है? तो यूरोप की सुपीरियोरिटी को एस्टेब्लिश कर रहा है कि मुगलों से अच्छा तो यूरोपियन की सोसाइटी है। आगे आइए, बर्नियर द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप। बर्नियर जब भारत में आया तो उसने यहां पे लैंड ऑनरशिप के क्वेश्चंस की बात करी और क्या बताता है, बेसिक चीज जो बात करता है वो मुगल इंडिया, लैंड इन मुगल्स एंड लूजेस ऑफ लैंड में मैंने थोड़ा सा एक सेट करने की कोशिश की है फ्रेम में। द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये कहता है कि यहां निजी भूमि नहीं है किसी के पास। किसकी है लाउंड? क्राउन ऑनरशिप है। क्राउन ऑनरशिप का मतलब हुआ कि जमीन का मालिक राजा है। इज हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट एंड द पीपल, और यह बात जो है स्टेट के लिए भी डेंजरस है और लोगों के लिए भी डेंजरस है। राजा ओन्ड ऑल लैंड, राजा सारी जमीन अपने पास रख लेता है और डिस्ट्रीब्यूट किसको करता है? नोबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। परसेप्शन ऑफ बर्नियर वॉज नॉट यूनिक, जो बात बर्नियर ने सोची वो यूनिक नहीं थी, है ना, क्योंकि हो रहा था। देयर आर मेनी ट्रेवलर्स अकाउंट यू कैन सी द वॉट एवर थिंकिंग बाई बर्नियर इन 16 एंड 17 सेंचुरी। 16 और 17 सेंचुरी में जो यहां पर हिस्टोरियंस आए उनमें बातें मिलती हैं। बर्नियर का लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन। भाई जब जमीन मेरी है ही नहीं तो मैं उस पर केवल खेती करता हूं तो अपने वंशजों को नहीं दे पाऊंगा, अपने मेरा बच्चा उस जमीन का मालिक नहीं होगा। दैट्स वाई सो नॉट टुक इंटरेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसलिए जो किसान होते हैं, जो लैंड होल्डर हैं, वो उस जमीन में ज्यादा इन्वेस्ट करने के पक्ष में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? इट प्रिवेंटेड द इमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। ये इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स की क्लास को मना करता है, रोकता है। इट हैड लेड टू द यूनिफॉर्म रुइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और इससे क्या होता है? कृषि का विनाश होता है इक्वली। रुइन माने नष्ट होना। किसानों का उत्पीड़न होता है, एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री, एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री। किसानों का उत्पीड़न होता है। जब किसानों का उत्पीड़न होता है, ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री, जब किसानों का उत्पीड़न होता है, कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी के हर सेक्शन में लिविंग स्टैंडर्ड डाउन होता है, क्योंकि लोग अपने आप को मालिक ना मान करके एक नौकर के रूप में ट्रीट करते हैं, क्योंकि जमीन उनकी है नहीं। और फायदा किसको हो रहा है? केवल और केवल जो डोमिनेंट क्लास है। किंग्स को फायदा हो रहा है, उनके नोबल्स को फायदा हो रहा है। दे आर द ऑनर। आगे चलते हैं। बर्नियर कहता है इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस। व्हाट डू यू मीन बाय अनडिफरेंशिएटेड मासेस? एक दरिद्र लोगों का ग्रुप है, एक समरूप जनसमूह है, एक जैसा ग्रुप है जिनका डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। impoverished people subjugated by a small minority, और इन लोगों पर एक स्मॉल माइनॉरिटी डोमिनेट करती है। और ये स्मॉल माइनॉरिटीज कौन है? वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। दीज आर द स्मॉल माइनॉरिटीज, जो बहुत रिच हैं और पावरफुल रूलिंग क्लास हैं। बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों में सबसे गरीब और अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच कोई भी सोशल ग्रुप नहीं है। नो सोशल ग्रुप ऑफ क्लास, नो सोशल ग्रुप और क्लास वर्थ द नेम। और ज्यादा क्लैरिफाई करें तो वो कहता है देयर इज नो मिडिल स्टेट इन इंडिया। भारत में मध्यम वर्ग है ही नहीं, ये बात वो कहता है। आगे चलते हैं। बर्नियर ने एक बात राजा के बारे में भी कही है कि बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल एम्परर द किंग वॉज द किंग ऑफ बेगर्स। यहां का जो राजा है वो बेगर्स, भिखारियों का और बारबेरियंस का राजा है। इट इज सिटीज एंड टाउन्स वेयर ruined एंड कंटेमिनेटेड विद इल एयर। खराब हवा से यहाँ के शहर और टाउन रुइन हो गए। एंड इट्स फील्ड, इसके मैदान खेत भी खराब हो गए। ओवर स्प्रेड विद बुशेस, खूब सारी झाड़ियां हैं। एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मार्सेस। इसी बात को मैं हिंदी में कहूंगा ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा है। इसके शहर और नगर विनष्ट हो गए हैं तथा खराब हवा से दूषित थे। इसके जो खेत हैं, फील्ड हैं, झाड़ीदार हैं और घातक दलदल से, पेस्टिलेंशियल मार्सेस, घातक दलदल से भरे हुए हैं। और इसका एक मात्र कारण है लैंड ऑनरशिप, राजकीय भूस्वामित्व, कि लैंड का मालिक रॉयल किंगडम है, ना कि किसान। और ये बेटा फ्रैंकोइस बर्नियर का पिक्चर है आपके सामने। आगे चलते हैं। एज ए रियलिटी अगेंस्ट बर्नियर। अब बर्नियर की बात सुन ली, अब हम रियलिटी की बात करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट के मुगल डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं, किसकी तरफ जाएं? मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, दैट द स्टेट वाज दैट सजेस्ट दैट द स्टेट वाज द सोल ऑनर ऑफ द लैंड। और फर्स्ट वर्ड पे जाइए, नन। किसी भी मुगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है कि राजा ही भूमि का एकमात्र स्वामी है। फॉर एग्जाम्पल, अबुल फजल ने 16वीं सेंचुरी में कुछ लिखा। हु वाज अबुल फजल? अबुल फजल अकबर का फ्रेंड भी था और उसका इतिहासकार भी था। ही वॉज ए क्रॉनिकलर। इतिहासकार के लिए शब्द यूज होता है क्रॉनिकलर। अबुल फजल कौन से टाइम पीरियड में था? जाहिर सी बात है अकबर के टाइम पीरियड में था। और अकबर का टाइम पीरियड कब से शुरू होता है? अकबर का टाइम पीरियड शुरू होता है 1556 से, और यह है 16वीं सेंचुरी, जब अकबर राजगद्दी पर बैठता है। अकबर राजगद्दी पर कब तक रहता है? 1607 तक। 1607 तक अकबर राजगद्दी पर रहता है। तो ये उस समय का अबुल फजल है। और ये बात करता है किस चीज की? ये बात करता है राजत्व के पारिश्रमिक की, रिम्यूनरेशन ऑफ द सोवेरेनिटी। थोड़ा और इजी करता हूं मैं इसको। अबुल फजल ये कहता है कि हम जो टैक्स, लैंड रेवेन्यू पब्लिक से लेते हैं, वो लैंड रेवेन्यू सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि हम आपके राजा हैं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम आपकी अच्छे बुरे समय का ख्याल रखते हैं, अकाल सूखा बाढ़ में हम आपकी मदद करते हैं, इसलिए हम आपसे पैसा लेते हैं और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, ये फिर से पढ़ लें। इट इज पॉसिबल दैट यूरोपियन ट्रेवलर्स रिगार्डेड सच क्लेम एज रेंट। ऐसा भी हो सकता है कि यूरोपियन ट्रेवलर्स ने इसको रेंट की तरह रिगार्ड किया हो कि ये रेंट है। बिकॉज लैंड रेवेन्यू डिमांड्स वेरी ऑफन वेरी हाई, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू की उस समय डिमांड थी वो बहुत हाई थी। दिस वाज एक्चुअली नॉट ए रेंट नॉर ए लैंड टैक्स। मुगल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं ना तो ये रेंट है ना लैंड टैक्स है। हम जमीन का आपसे टैक्स नहीं लेते, हम क्रॉप पे टैक्स लेते हैं, बट ए टैक्स ऑन
क्रॉप, यानी जमीन के मालिक आप हैं, हमें जमीन से कोई मतलब नहीं है। दिस इज द टैक्स व्हाट द क्रॉप यू आर प्रोड्यूसिंग। ये वो टैक्स है जो आप फसल उगा रहे हो, उस फसल में हमें टैक्स चाहिए, क्योंकि राज्य की मशीनरी को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और चूंकि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, लिहाजा हम आपसे ही थोड़ा बहुत लेंगे जिससे हमारा काम चल सके। अब बर्नियर के जो एक्सप्लेनेशंस थे, बर्नियर के जो ट्रेवलॉग्स थे, क्या नाम है इसकी बुक का, द ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसको 18th सेंचुरी में बहुत सारे वेस्टर्न जो फिलोसफर्स थे उनको उसने प्रभावित किया। उन फिलोसफर्स में एक नाम है मॉन्टेस्क्यू का। मॉन्टेस्क्यू है, और इसने जो बात करी है वो डेस्पोटिज्म पर करी है, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। किस विषय पर बात करी है इसने? ओरिएंटल डेस्पोटिज्म पर बात करता है ये। अच्छा, बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम द 18th century onward. One of them was Montesquieu. He developed the idea of Oriental despotism, means rules in Asia enjoyed absolute authority. एशिया के रूल में क्या एंजॉय किया जा रहा है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट्स, यानी कोई भी बीच में नहीं है, एकदम डोमिनेंट है। राजा अपनी प्रजा के ऊपर एकदम एब्सोल्यूट पावर का यूज करता है, जिसे दास्ता और गरीबी की स्थितियों में रखा जाता है। और पब्लिक कैसे रहती है? इट वॉज सब्जुगेटेड वर्ड यूज होता है, इन कंडीशन ऑफ सब्जुगेशन एंड पावर्टी। सब्जुगेशन माने दास्ता, स्लेवरी कह लो, और पावर्टी माने गरीबी, है ना। आर्गुइंग दैट ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग, सारी जमीन किसकी है? राजा की है। एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका कोई वजूद नहीं है। और इस व्यू का मतलब हुआ एक्सेप्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द एम्परर एंड हिज नोबल बेयरली मैनेज टू सर्वाइव। केवल राजा और उसके नोबल को छोड़कर दूसरे लोग बहुत आसानी से रह नहीं पाते। मॉन्टेस्क्यू नेवर केम टू इंडिया। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, एज ए हिस्ट्री हिस्टोरियन, अब बात को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि मॉन्टेस्क्यू नेवर केम टू इंडिया। मॉन्टेस्क्यू कभी भारत नहीं आया। ही वॉज ए फ्रेंच, ही वॉज ए फ्रेंच। कहां का रहने वाला था ये फ्रांस का रहने वाला था। वो भारत कभी आया नहीं, लेकिन उसने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की थ्योरी को मेंटेन कर दिया। प्राच्य निरंकुशवाद, प्राच्य मतलब पुराने जमाने का, निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, नो कंट्रोल। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है तानाशाही, एक तरह से कह सकते हो। अब ये थ्योरी कहां से ला रहा है? इसने किसको पढ़ा? इसने बर्नियर को पढ़ा। हो सकता है बर्नियर के अलावा बहुत सारे जो उस समय ट्रेवलर्स इंडिया ट्रेवल किए उनके बारे में पढ़ा होगा, और इसने उनकी बातों से एक आइडिया लगाया कि इंडिया कैसा होगा। ये कभी इंडिया आया नहीं। तो अगर हम इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो मॉन्टेस्क्यू को बहुत ज्यादा फेथफुल नहीं मान सकते इंडिया की हिस्ट्री लिखने के लिए। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसने दूसरे व्यक्ति की बुक्स को पढ़ करके अपने विचार डेवलप किए, और वो दूसरा व्यक्ति भी हमेशा भारत को नीचा दिखाने वाली बातें लिखता है। तो जाहिर सी बात है मॉन्टेस्क्यू उसको फॉलो कर रहा है, तो मॉन्टेस्क्यू भी उसको और गलत दिखाएगा कि भारत में गरीबी है, दास्ता है। इस तरह वो भारत को एक तरीके से निगेटिव इमेज देते हैं इंडिया की। जो बात बर्नियर ने कही जमीन का स्वामी राजा है, वही बात मॉन्टेस्क्यू कह रहा है, जमीन का स्वामी राजा है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, और राजा और अमीर को छोड़ के हर आदमी मुश्किल से गुजर बसर कर पाता है। बेयरली मैनेज टू सर्वाइव, ये हाल है इन लोगों के। इनके बाद एक दूसरा व्यक्ति है जो इनकी किताबों को देख करके बहुत प्रभावित हुआ, और उसने जो अपना थ्योरी दिया इंडिया और एशिया के बारे में, उस थ्योरी का नाम ही है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। और ये व्यक्ति आज दुनिया की कई देशों में इसकी विचारधारा चलती है, और ये खतरनाक विचारधारा का व्यक्ति है। कार्ल मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ये 19th सेंचुरी में है, ठीक है। ये क्या कहता है कि जब वर्ल्ड में कॉलोनिज्म नहीं था, बिफोर कॉलोनिज्म, सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, which led to the emergence of a society that was composed of a large number of autonomous and egalitarian village community। मतलब जब कॉलोनिज्म नहीं था तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था, जैसे आपके घर में 5 लोग रहते हैं लेकिन आप 100 कुंटल गेहूं पैदा करते हैं, तो आप 5 लोगों की साल भर की डिमांड आप 10 कुंटल मान लीजिए, तो जो 90 क्विंटल हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया सरप्लस, यानी आपकी आवश्यकता से ज्यादा। और उसको स्टेट ले लेती है, राज्य उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर एक ऐसी सोसाइटी बनती है जो ऑटोनोमस होती है,
ठीक है। और गांव में क्या है, समतावाद है, गांव में इगेलिटेरियन है, गांव में कोई भी ऊंच नीच नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कार्ल मार्क्स कहता है। जैसा कि आज कहा जाता है गांव में बड़ा ऐसा होता है, गांव में बड़ा वैसा होता है ना, छुआछूत ये सब, कहीं नहीं कार्ल मार्क्स ने कहा। लेकिन फिर वही बात है कि कार्ल मार्क्स भी किसकी स्टडी को कर रहा है, कार्ल मार्क्स बर्नियर को पढ़ रहा है। कार्ल मार्क्स ऑल्सो नेवर केम टू इंडिया। कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज तुम्हारा रेड कॉरिडोर है, कहां से कहां तक, काठमांडू नेपाल से लेकर के तिरुपति तक, पशुपति से लेकर तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर है, जिसमें नक्सलवादी लोग और अर्बन नक्सल लोग अपना विचार फैलाते हैं और देश को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। अर्बन नक्सल वर्ड अगर बेटा आप समझना चाहते हैं तो आप गूगल पे डालिएगा व्हाट इज अर्बन नक्सलिज्म, और आप उसके बारे में पढ़िए कि इस देश को तोड़ने के लिए भी इस विचारधारा का प्रयोग किया जा रहा है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि दुनिया के सारे गरीब मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अमीरों के पास बहुत कुछ है। तो चूंकि गरीब मजदूर पहले ही भूखा नंगा है तो उसे अमीरों को मारकर टेक ओवर कर लेना चाहिए। और कार्ल मार्क्स की विचारधारा को दो तरीके से फैलाया जाता है, एक थॉट प्रोसेस के थ्रू, यानी बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और इन प्रोफेसर्स को बोलते हैं मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट। भारत में ऐसी थ्योरी की जरूरत इसलिए नहीं है कि इस थ्योरी का इस्तेमाल वहां होता है जहां लेबरर्स के साथ बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। भारत में फैक्ट्री एक्ट लागू है और यहां की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत मिलनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी इंडिया के लिए फिट नहीं है। और इनकी स्टडी को और आप जानना चाहते हैं बेटा, तो एक बात और बताता हूं आपको, जहां जहां पे इनका वर्चस्व देखा गया वहां पे फैक्ट्री और इंडस्ट्री बंद हो गई। आप इसको स्टडी कर लीजिए। मैं कानपुर शहर का हूं, मुझसे अच्छा इस बात को कोई समझ नहीं सकता। जब मार्क्स लोग कानपुर में आए जो कम्युनिस्ट थे और उन्होंने रोज हड़तालें और धरने देने शुरू किए, कानपुर की आज एक भी फैक्ट्री चल नहीं रही है। एंड ये मेरे सामने की बात है, पिछले 30-35 साल में ऐसा हुआ। खैर, अब हम अपनी हिस्ट्री की तरफ आगे आते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, गांव में समतावाद है और इन पर पूरे गांव पर किसका कंट्रोल है, रॉयल कंट्रोल है, दरबार का कंट्रोल है, राजा का कंट्रोल है ना। इंपीरियल कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर दीज विलेजेस, कंट्रोल करता है, प्रिसाइड ओवर मींस नियंत्रण करता है। रेस्पेक्टिंग देयर ऑटोनॉमी, वो अलग बात है कि उनकी जो अपनी ऑटोनॉमी है उसको वो रिस्पेक्ट करता है और ये ऑटोनॉमी एक सरप्लस अनइम्पेडेड फिलॉसफी पे काम करती है। और ये जो पूरा सिस्टम काम करता है इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंडिया के सिस्टम को स्टैग्नेंट सिस्टम कौन कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहा है। इंडिया के सिस्टम को एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कौन कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहा है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी कहां से आ रही है, बर्नियर की स्टडी से आ रही है। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी कहां से आ रही है, बर्नियर की स्टडी से आ रही है। अब आगे चलते हैं। रियल पिक्चर ऑफ रूरल इंडिया। Karl Marx said about rural India that it was a stagnant system, but the picture was far from truth. जो उसने बताया पिक्चर उससे काफी अलग है। पिक्चर अलग क्या है ना। 16th and 17th century there was a considerable social and economic difference. बहुत सारे डिफरेंसेस थे, है ना, सोशल डिफरेंसेस थे और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं। बिग जमींदार्स एंजॉयड सुपीरियर राइट्स इन लैंड, बड़े बड़े जमींदार पावर को यूज करते थे। अनटचेबल्स लैंडलेस लेबरर्स भी थे, ऐसे भी लोग थे जिनको लोग टच नहीं करते थे, और लैंडलेस लेबरर्स भी थे। और इन दोनों के बीच में बिग पीजेंट्स वर देयर, यूज्ड हायर्ड लेबर एंड एंगेज्ड इन कमोडिटी प्रोडक्शन। ये लोग किराए पर काम करने के लिए लोगों को यूज करते थे और प्रोडक्शन में लगे रहते थे। देन स्मॉल पीजेंट्स कुड बेयरली प्रोड्यूस फॉर हिज सबसिस्टेंस। जो छोटे किसान थे वो इतना मुश्किल से ही पैदा कर पाते थे कि पूरे साल उनका काम चल जाए। तो हमें जो याद करना है, कार्ल मार्क्स ने जो बताया वो नहीं। कार्ल मार्क्स का अपना सिस्टम अलग है, उसने तो बोल दिया कि इंडिया का सिस्टम स्टैग्नेंट सिस्टम है। हमें जो याद करना है कि उस समय रूरल इंडिया में क्या सोसाइटी थी, तो बिग जमींदार, अनटचेबल, लैंडलेस लेबर, बिग पीजेंट, स्मॉल पीजेंट और इनके काम। अगर पूछ लिया जाए 16th-17th सेंचुरी में इंडिया का रूरल सिस्टम कैसा था, तो आप ये पॉइंट लिखेंगे और इससे आपको फायदा होगा। आगे चलते हैं। A more complex social society when Bernier preoccupation, जब बर्नियर ने अपनी बातों को कहना शुरू किया तो एक बहुत ही जटिल सच्चाई सामने आई। विथ प्रोजेक्टिंग द मुगल स्टेट एज टायरेनिकल इज ऑब्वियस।
कि मुगल स्टेट्स जो थी बहुत निरंकुश थी, टायरेनिकल थी, किसी की सुनती नहीं थी। His description occasionally hint at a more complex social reality. For instance, अब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि मैं जो कह रहा हूं उसकी बात के सपोर्ट में, जो आर्टिसंस हैं, नो इंसेंटिव, आर्टिसंस को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, नो प्रॉफिट, प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, फायदा कौन ले जाता है, राज्य ग्रहण कर लेता है। अब मैन्युफैक्चरर्स की बात कर ले, डिक्लाइन एवरीवेयर, मुगलों के समय में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनका डिक्लाइन हो रहा था, हर जगह उत्पादन डाउन हो रहा था, और पूरे विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में इन द सेम टाइम, अब वो कुछ अच्छाई भी बता रहा है हिंदुस्तान की, एट द सेम टाइम कंसीडर्ड दैट वास्ट क्वांटिटी ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल, पूरी दुनिया से जो महंगा महंगा मेटल है, पूरी दुनिया से जो महंगा महंगा मेटल है वो कहां आ रहा है, वो आ रहा है पूरी दुनिया से और इंडिया की तरफ आ रहा है, ठीक है। और एक बहुत ही प्रॉस्पेरस व्यापारिक समुदाय है जो लंबी दूरी के बिजनेस में दे वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, जो पूरी दुनिया से गोल्ड और सिल्वर को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बदले में व्यापारी बहुत सारा सामान पूरी दुनिया के लोगों को देते हैं। ये सब यहां चल रहा है। आगे आइए, 17वीं सेंचुरी 15% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन, अगर हम 15वीं शताब्दी की बात करें तो जितना भी प्रोडक्शन होता था, सॉरी जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका 15% पॉपुलेशन शहरों में रहती थी। दिस वाज ऑन एवरेज हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न यूरोप इन द सेम पीरियड। वेस्टर्न यूरोप में सेम पीरियड में जितनी पॉपुलेशन थी उससे कहीं ज्यादा पॉपुलेशन भारत में शहरों में रहती थी, यानी हमारी पॉपुलेशन लेवल दुनिया से कहीं ज्यादा थी। ना केवल पॉपुलेशन लेवल ज्यादा थी, हमारी प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज्यादा थी। बर्नियर जो मुगल शहर मिले उनको कैंप टाउन कहता है, हिंदी में इसको शिविर नगर कहेंगे, और इसका मतलब यह है कि जो ये शहर हैं बिकॉज दे डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंपीरियल कैंप, ये शहर बनते ही इसलिए हैं क्योंकि यहां आसपास सेना रहती है, राजा का शिविर रहता है, कैंप रहता है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मार्केट बनते हैं, धीरे धीरे शहर डेवलप हो जाता है। यानी वो ऐसे किसी भी शहर की बात ही नहीं करना चाहता जो कैंप टाउन के अलावा डेवलप होता था। He suggested that they did not have viable social and economic foundations. इन शहरों का कोई भी सोशल और इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं होता, बट वर डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज। मतलब एक भीख के रूप में शहर डेवलप होते हैं, भीख के रूप में, बैगिंग के रूप में। इंपीरियल टाउन हटेगा, शहर खत्म, इंपीरियल टाउन आएगा, शहर डेवलप हो जाएगा। ये थोड़ा सा हाइपरबोल हो जाता है बर्नियर का। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम अपनी बात रखते हैं, क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, बर्नियर वाज ड्राइंग एन ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर। एक बहुत ही सरलीकृत चित्रण दे रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कि हमारे यहां बहुत तरीके के टाउन्स थे। अब बर्नियर अगर ये कह रहा है केवल कैंप टाउन थे, तो इसका ये मतलब है बर्नियर कैंप टाउन से बाहर कहीं किसी दूसरे नगर में जाता नहीं, और या तो बर्नियर फ्रस्ट्रेटेड है कि वो भारत को अच्छा दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो हम लोग भी जानते हैं, बर्नियर ना भी बताए कि भारत में बहुत सारे शहर आज ऐसे हैं जो उस समय भी थे, और उनको टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, आप देखिए। ये है पूरा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन। मैन्युफैक्चरिंग टाउन जैसे मुंबई, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग खूब होती है, जैसे सूरत, है ना। ट्रेडिंग टाउन मुंबई, सूरत, कलकत्ता, ऐसे टाउन जहां से ट्रेड आसानी से होता है, ट्रेड की वजह से डेवलप हो गए। पोर्ट टाउन वो सारे शहर जो समुंदर के किनारे हैं, जहां से पानी के जहाज दूसरे देशों तक जाते हैं, और इंटर कंट्री रूट भी जहां पर चलता है। सैक्रेड सेंटर, बहुत सारे सैक्रेड सेंटर भी टाउन के रूप में डेवलप हुए। सैक्रेड सेंटर जैसे मथुरा, काशी, है ना, ये सैक्रेड सेंटर है। जगन्नाथपुरी, दीज आर सैक्रेड सेंटर। कुछ हैं जो पिलग्रिमेज टाउन है, इन्हीं को आप सैक्रेड सेंटर भी कह सकते हो, इनको पिलग्रिमेज टाउन भी कह सकते हो, है ना। ये सारे एक साथ डेवलप हुए। The existence of the town is an indication of prosperity of merchant communities. अगर इस तरह के टाउन डेवलप हो रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो मर्चेंट कम्युनिटी है वो बहुत प्रॉस्पेरस है, और प्रोफेशनल क्लास भी यहां पर बहुत ज्यादा है। तो जो बात बर्नियर ने कही वो बात इस बात से मैच नहीं होती, यानी बर्नियर कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी एक मेंटल इमेज बना के आया है, क्योंकि मैं एक यूरोपियन हूं, मैं एक फ्रेंच हूं, मैं भारत की अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं दूंगा। और आपने देखा भी कि बर्नियर की बात को
मॉन्टेस्क्यू भी फॉलो कर रहा है, बर्नियर की बात को कार्ल मार्क्स भी लिख रहा है, और दोनों की थ्योरी इंडिया के बारे में अच्छी नहीं है। अब हम बात करें यहां का जो मर्चेंट ग्रुप था, ठीक है, यहां का मर्चेंट ग्रुप अपने आप में कुछ अलग ही था। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे। दे वर टाइज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज, ये अपना खुद का ग्रुप बना लेते थे। वेस्टर्न इंडिया में इनको हम महाजन कहते हैं और उनके चीफ को सेठ कहते हैं। आज भी कहा जाता है उनके चीफ को, आज भी क्या कहा जाता है, सेठ कहा जाता है। अर्बन सेंटर सच एज अहमदाबाद, जो महाजन थे, जैसे अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो जो महाजन थे, दे वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट बाय द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड नगर सेठ। अगर कहीं छोटी मोटी जगह का जो महाजनों का लीडर है तो उसको क्या बोलेंगे, सेठ बोलेंगे, ये वाला है ना। और अगर बड़े शहर का बहुत सारे महाजनों का लीडर है तो उसे क्या बोलेंगे, नगर सेठ, क्योंकि वो नगर का सेठ है। और ये शब्द आपको पता होगा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। अदर प्रोफेशनल ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो फिजिशियंस हैं जिनको हकीम या वैद्य कहा जाता है, टीचर्स हैं जो पंडित या मुल्ला हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं जिन्हें वकील कहा जाता है, वकील एक पर्शियन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसके बाद पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, म्यूजिशियंस भी हैं। म्यूजिशियंस के बारे में तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, म्यूजिक इन द मार्केट पूरा पैराग्राफ उसी पे है। कैलीग्राफर्स हैं, अकबर के समय में जो कैलीग्राफी की राइटिंग यूज होती थी उसे नस्तलिक कहा जाता था। नस्तलिक, क्यू, लास्ट में क्यू है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत अच्छा बन नहीं रहा है। नस्तलिक कौन यूज करता था इसको, इसको यूज करता था अकबर, है ना। तो ये कैलीग्राफर्स हैं। इसके बाद आइए सम डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज। अब ये जो ऊपर की जितनी लिस्ट आप देख रहे हो इनमें से बहुत लोगों को इंपीरियल पैट्रोनेज मिलता था, यानी राजकीय मदद मिलती थी और ये अपने काम में लगे रहते थे, चाहे वो फिजिशियन हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी हो। कुछ ऐसे थे जिनको बड़े बड़े सेठ या पैसे वाले लोग पैट्रन यानी सुरक्षा देते थे। पैट्रन का मतलब होता है संरक्षण देना। क्या मतलब होता है, संरक्षण देना, है ना, सपोर्ट करना। और कुछ ऐसे थे ऑर्डिनरी लोग भी थे जो क्राउडेड मार्केट में या बाजार में जाकर के अपना काम करते थे। अब हम आगे चलेंगे, द इंपीरियल कारखाना की बात करेंगे। बर्नियर कहता है कि इंपीरियल कारखाना परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन हु गेव डिटेल अबाउट इट। बड़ी अच्छी बात है कि केवल बर्नियर एक ऐसा हिस्टोरियन है जिसने इनके बारे में बताया। इसने बताया बड़े बड़े हॉल्स हैं जिसे कारखाना या वर्कशॉप कहा जाता है, यहाँ पर आर्टिसंस काम करते हैं। एक हॉल है, हॉल नंबर 1, जिसमें एम्ब्रॉयडर्स वर्कआउट करते हैं। हॉल नंबर 2 है जिसमें गोल्ड स्मिथ यानी स्वर्ण का काम करने वाले लोग रहते हैं, जिनको आज आप सुनार भी कहते हो। हॉल नंबर 3 में पेंटर्स काम करते हैं। हॉल नंबर 4 में वार्निशर्स इन लैकर वर्क काम करते हैं। हॉल नंबर 5 में जॉइनर्स, टर्नर्स ये सब काम करते हैं। शू मेकर्स हैं, टेलर्स हैं, ये हॉल नंबर 5 में हैं। 6th में मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क, ब्रोकेड एंड फाइन मसलिन को काम करने वाले लोग हैं। ब्रोकेड माने जरी, अभी बताता हूं मैं आपको। आर्टिसंस कम एवरी मॉर्निंग टू देयर कारखाना एंड एम्प्लॉयड होल डे एंड इन द इवनिंग रिटर्न टू देयर होम विच वॉज रेगुलर रूटीन। तो ये तो कारखाने में जो बड़े बड़े हॉल हो गए। ये इंपीरियल कारखाना का मतलब हो गया सरकारी, यानी डायरेक्ट जो राजा प्रोडक्शन करवाता है, सरकारी हो गया। अब इसमें सुबह आना है, पूरे दिन काम करना है, शाम को अपने घर चले जाना है और नियमित ढंग से टाइम बीत जाता है। उनके जीवन की स्थितियों में सुधार के लिए भी वो इच्छुक नहीं है जिनमें वो पैदा हुए हैं। उनके अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बस केवल काम करना है, काम करना है और बस काम करना है। ये इंपीरियल कारखाना अगर इसके बारे में आता है 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। विमेन स्लेव, सती एंड द लेबरर्स, द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इसमें समटाइम्स द ट्रेवलर टुक इनिक्विटीज और ग्रांटेड एज ए नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर। कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजों को पढ़ने के बाद वो इसको एक नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर मान लेते थे, और इसका भी फायदा है कि नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर क्यों ना माना जाए। समाज में वो चीजें नॉर्मल तरीके से हो रही हैं, जैसे कि मार्केट में स्लेव्स बेचे जा रहे हैं। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट एंड एक्सचेंज्ड एट गिफ्ट्स।
स्लेव्स को मार्केट में दुकान लगी हुई है, खरीद लिया भाई, इतने का चाहिए, इतने का चाहिए। जैसे अली बाबा 40 स्टोर में आपने देखा कि अली बाबा जो है मर्जीना को खरीद के लाता है मार्केट से, ठीक है। कुछ चीजें किताबों में दिखाई नहीं जाती हैं, कुछ चीजें उतनी ही बताई जाती हैं जितनी जरूरत होती है, लेकिन हम एज ए हिस्टोरियन इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। विदेशों में, अरब वर्ल्ड में जब गुलामों को बेचा जाता था तो उनके सारे कपड़े उतार दिए जाते थे। जैसे आप कुत्ता खरीदने जाते हैं तो कुत्ता कपड़े में पैक नहीं होता है, खुला हुआ होता है। आप उसको पूरी तरह से देखते हैं कि इसके शरीर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई दाग तो नहीं है, कहीं कोई डेंजरस वो तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, तब आप लेते हैं। उसी तरीके से वहां पर गुलाम भी एकदम बिना कपड़ों के खड़े कर दिए जाते थे। लोग उनको पसंद करते थे और ले जाते थे, चाहे महिला दास हो और चाहे पुरुष दास हो, आइदर मेल स्लेव और फीमेल स्लेव, इट वॉज हैपेंड। और ये नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर था। इसके बारे में क्या यूज कर रहा है, नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर था ये। स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट एंड एक्सचेंज एट गिफ्ट्स। इब्न बतूता रीच्ड सिंध। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचता है तो वहां वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के लिए कुछ चीजें खरीदता है। वो 3 चीजें खरीदता है, क्या क्या, घोड़े, कैमल और गुलाम, कि जब मैं पहुंचूंगा सुल्तान मोहम्मद तुगलक को दान में, मतलब गिफ्ट में दूंगा। जब वो मुल्तान पहुंचता है, इब्न बतूता रीच्ड मुल्तान, he presented the governor with a slave and a horse together with raisin and almond। वो मुल्तान पहुंच गया, वहां का एक गवर्नर है और उसको वो 4 चीजें दे रहा है। नंबर 1 स्लेव, नंबर 2 हॉर्स, नंबर 3 रेजिन यानी किसमिस, एंड नंबर 4 आलमंड। गिफ्ट में दे रहा है। जैसे किसी घर गए तो ले भाई हमारे यहाँ पामेलियन कुत्ता है, ये आप रख लीजिए एज ए गिफ्ट। इब्न बतूता भी बताता है, मोहम्मद तुगलक इन्फॉर्म्स इब्न बतूता, मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को इन्फॉर्म किया कि एक नसीरुद्दीन नाम का सरमन है, प्रीचर है, दैट ही गेव हिम 100,000 टंका एंड 200 स्लेव्स। मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को बताया कि हमने उस आदमी को, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम नसीरुद्दीन है, उसको हमने 100,000 टंका यानी 1,00,000 टंका दिया। टंका चांदी का होता है बेटा, ये एक सिक्का है, इट इज ए कॉइन। 1,00,000 टंका और 200 स्लेव्स दान में दिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा स्पीच दिया था और धर्म को लेकर के नसीरुद्दीन बहुत सीरियस था। यानी धार्मिक व्यक्तियों को इतना गिफ्ट कौन कर रहा है, मोहम्मद तुगलक। और गिफ्ट में क्या दे रहा है, पैसा और स्लेव्स। यानी स्लेव्स को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, गिफ्ट में दिया जाता था, और यही स्लेव्स काफी हद तक वफादार भी रहे, है ना। डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव्स, इब्न बतूता बताता है कि वुमेन स्लेव्स की अगर हम बात करें, दे वर इन द सर्विस ऑफ सुल्तान, दे वर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस। वो सुल्तान की सेवा में थी, म्यूजिक और डांस में एक्सपर्ट थी। क्योंकि ये बात इब्न बतूता को तब पता चलती है जब वो सुल्तान की बहन की वेडिंग में शामिल होता है। वहां पर देखता है कि जो लड़कियां डांस कर रही हैं, जो लड़कियां कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही हैं, दे ऑल आर स्लेव्स, जिनको खरीद कर लाया गया है। विमेन स्लेव्स एम्प्लॉयड बाय सुल्तान टू कीप ए वॉच ऑन नोबल्स, यानी दे वर्क एज स्पाइज, जासूसी भी कर रही हैं, स्पाइज, ठीक है। स्लेव्स वर यूज्ड इन डोमेस्टिक लेबर्स, स्पेशली पैलेंक्विन और डोला। पहले जब दुल्हनें विदा होती थी तो उनको डोले में बिठा के ले जाते थे, तो उस डोले को ले जाने का काम भी कौन करता था, दी स्लेव्स, है ना। प्राइस ऑफ स्लेव, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर। जो महिला स्लेव होती थी स्पेशली, इनका प्राइस बहुत लो होता था। तेज लड़की है, ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, बड़े लोग खरीद लेंगे, सुल्तान खरीद लेंगे, स्पाई के रूप में काम करेगी, महंगी बिकेगी। सिंपल स्लेव है, लेडी है, केवल घर के काम करने हैं, उसकी कीमत कम होगी। और बहुत सी फैमिलीज ऐसी थी जो स्लेव्स को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, सो 1 और 2 रख लेते थे, 1 या 2, कि चलो हम 20 नहीं रख पाएंगे, हम 1 या 2 रख लेते हैं। आज भी ऐसा ही होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो मर्सिडीज और बेंज खरीदता है, ऑडी खरीदता है, BMW खरीदता है। जिसके पास उससे कम पैसा होता है वो टाटा की हैरियर खरीदता है। जिसके पास सबसे कम पैसा होता है वो बस चाहता है कि कार किसी तरीके से आ जाए, वो मारुति 800 खरीद लेता है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो किराए की साइकिल लेके काम चलाता है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोग गुलाम भी खरीदते थे।
लाइफ ऑफ वुमेन वॉज वेरी क्रूशियल इन बोथ, ठीक है, दोनों जगह लाइफ ऑफ वुमेन वॉज वेरी क्रूशियल. विमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज. मर्चेंट फैमिलीज की जो महिलाएं थी वो कॉमन एक्टिविटीज में भाग लेती थी. समटाइम्स इवन टेकिंग मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ. कभी कभी बिजनेस करने में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता था, मर्केंटाइल डिस्प्यूट हो जाता था, तो कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाती थी और उसको सेटल करने की कोशिश करती थी. विमेन वर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेसेस टू देयर होम्स इज नॉट ए कंप्लीटली ट्रू सेंटेंस. तो जो हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, उनको केवल घर में रहना चाहिए, ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने मिडिवल इंडिया में भी घरों से निकल के काम किया है. गांव में जो औरतें थीं वो खेतों में जाके काम करती थी. भाई उस समय कोई इस तरह के बड़े बिजनेस तो होते नहीं थे, एग्रीकल्चर वॉज द मेन बिजनेस, है ना. तो खेतों में काम करती थी, बिजनेस घराने की महिलाएं थी, बिजनेस को डील करती थी. तो हम ये एकदम से नहीं कह सकते कि मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल अराजकता थी कि नहीं महिलाएं घर में नौकर की तरह, गुलाम की तरह रहेंगी, ऐसा नहीं था, है ना. अब आते हैं हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, सती कस्टम के बारे में. अब नहीं है हमारे देश में, इट इज नाउ एबॉलिश्ड. अब ये सती कस्टम खत्म हो चुका है ना. ये ग्लिम्स है आपको दिखाने के लिए. ये बीच में जो ये एरिया है, यहां पर लड़की को जलाया जा रहा है, जबरदस्ती बिठाल दिया जाता है. सती कस्टम में दो तरीके से प्रैक्टिस होती है. पिक्चर आप देख लीजिए ध्यान से. सती कस्टम में दो तरीके से प्रैक्टिस होती है. ये सोर्स 16 है आपका और पेज नंबर है 136, ठीक है ना. लाहौर में ये बर्नियर बता रहा है, वो फिर भारत की एक बुराई लेकर के आया है. अच्छाइयां तो उसने कम ही बताई है, लेकिन ठीक है, ये भी हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है कि लाहौर की बात है. एक बहुत ब्यूटीफुल 12 साल की लड़की है जो कि विडो है, उसकी बलि होते हुए देखी. वो उसको सैक्रिफाइस बोलता है. मोर डेड देन अलाइव, जिंदा से ज्यादा तो वो मरी हुई लग रही थी. द एगोनी ऑफ हर माइंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. उस भयानक मोनार्क को देख करके उसके मस्तिष्क की व्यथा को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. एगोनी मीन्स वेरी डेंजरस सिचुएशन इन द माइंड कि आई एम गोइंग टू डाई एंड आई एम सीइंग दैट, है ना. ट्रेम्बल्ड एंड वेप्ट बिटरली, भयंकर तरीके से कांप रही है, रो रही है. 3-4 ब्राह्मण हैं, उनके साथ एक लेडी है जिसने उसको अपने आस्तीन के नीचे दबाया हुआ है और उसकी इच्छा नहीं है, सी इज रिलेक्टेड, और जबरन उस फायर प्लेस, फैटल प्लेस की तरफ ले जा रहे हैं. फैटल स्पॉट, फैटल स्पॉट का मतलब है घातक जगह. कौन सी घातक जगह? जहां चिता पर उसको जलाया जाएगा. सी वाज सीटेड ऑन हर वुड, उसको चिता पर रख दिया गया. टाइड हर हैंड, उसके हाथ बांध दिए गए, एंड फीट, पैर बांध दिए गए. लेस्ट सी शुड रन अवे. लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि सी शुड रन अवे, वो भाग जाए. एंड इन दैट सिचुएशन द इनोसेंट क्रीचर वॉज बर्न्ट अलाइव. इमेजिन माई डियर स्टूडेंट, व्हाट वुड हैपन विद दैट गर्ल. बहुत सारी लड़कियां जानबूझ के सती हो जाती थी खुशी से. दे डिडंट क्रीप, दे डिडंट क्राई. वो चिल्लाती नहीं थी कि नहीं मुझे अपने पति के साथ जाना है, बिकॉज शी लव्ड देम, बट इट वॉज रॉन्ग. अब अगर हम इस सती बालिका की बात करें तो हमें चाइल्ड मैरिज की तरफ जाना होगा. चाइल्ड मैरिज जब भारत में शुरू हुई तो उसका रीजन ये था कि उस समय जब बाहर से बहुत सारे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान पर अटैक किया, इसको लूटा, तो अपने साथ लेडीज और औरतें लेके नहीं आए. उन्होंने हमारी ही लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया, उनको बेइज्जत किया, उनको रेप किया, उनको मार डाला, उनको अपनी गुलाम बना के अपनी सेवा में ले लिया. तो हिंदुस्तान के उस समय के जो बेहतरीन लॉ मेकर्स रहे होंगे, उन लोगों ने यह नियम बनाया कि अगर बच्चों की शादी छोटे पर ही कर दी जाए तो बहुत आसानी से इस बात से बचा जा सकता है. क्योंकि आप जानते हैं एक नई लड़की में और एक मैरिड वुमेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, उनमें वो अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो विदेशी इन्वेडर्स हमारे औरतों को उठाकर ले जाते. तब ये कस्टम हिंदुस्तान की सोसाइटी में गर्ल्स को बचाने के लिए लाया गया. आने वाले समय में इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ और 70 साल के व्यक्ति की शादी 10 साल के बच्चे से कर दी गई. दुनिया में इसके बड़े उदाहरण हैं. और वो 10 साल का बच्चा, नेचुरल बात है, जब वो 30 का हुआ तो 70 वाला 90 का हो गया, वो मर गया और उस बच्चे को जबरदस्ती सती में लाया गया. लेकिन हिंदुस्तान की एक रिफाइनेशन सिस्टम रही है. आपने देखा होगा कि अलबरूनी ने भी कहा कि नेचुरल प्योरिटी होती है, समुद्र का पानी अपने आप को इमीडिएट इंप्योर कर लेता है. भारत से हर बुरी प्रथा को एक एक करके हिंदुस्तान के ही लोगों ने अपनी मर्जी से निकाल के बाहर कर दिया. जैसे सती कस्टम का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? राजा राममोहन राय ने किया.
राजा राम मोहन राय की भाभी को जिंदा जला दिया गया, इसी तरीके से राजा राम मोहन राय हर जगह विरोध करते थे। इनको ब्रिटिश का साथ मिला और सती कस्टम को परमानेंटली अब्यूज कर दिया गया, और आज ये प्रथा हमारे देश में नहीं है, जो एक समय भारत का कोड कह सकते हैं हुआ करती थी। नाउ द जिस्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ट्रेवलर्स अकाउंट प्रोवाइड अस विद ए टैंटलाइजिंग गिफ्ट। ये हमारे समाज की एक ही रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। टैंटलाइजिंग, रोचक, मजेदार, कुछ अच्छा लिखते हैं। बर्नियर जैसे लोग उल्टा सीधा भी लिखते हैं। ऑफ द लाइफ्स ऑफ मेन एंड वुमेन, हमारे पुरुषों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं इन सेंचुरीज में। कौन सी सेंचुरीज की हम बात कर रहे हैं? 16 एंड 17। देयर ऑब्जर्वेशंस वर ऑफन शेप्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट बाय विच दे केम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस बात पर आधारित हैं कि वो आए कहां से। ठीक है, उन्होंने जहां से आए वहां से हिंदुस्तान को कंपेयर किया, और आपने देखा कि जब यूरोप से बर्नियर कंपेयर करता है तो हमारे देश को बुरा बताता है कि हमारे यहाँ ऐसा खराब है, हमारे यहाँ वैसा खराब है। और बर्नियर की किताब को पढ़ करके दो और मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स जैसे लोग हमारे देश को सही इमेज नहीं देते। एट द सेम टाइम मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ दैट दीज ट्रेवलर्स डिड नॉट नोटिस। सोशल लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको इन लोगों ने नोटिस नहीं किया। जाहिर सी बात है, ये जहां जहां तक पहुंच पाए इन्होंने वहां वहां के बारे में लिखा। इस तरीके से ये चैप्टर आज समाप्त होता है, और अब हम अगले 6 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। कोई भी बात है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी ये इंस्पिरेशन मिलती रहे कि व्हाट द वीडियोज आर आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, माई होल हार्ड वर्क इज सक्सेसफुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।